गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है हार्ट रेट एंड इट्स रेगुलेशंस। सबसे पहले देखो, हार्ट बीट क्या होती है कि हार्ट ने एक बार कितना बीट किया, मतलब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? हार्ट बीट बोलते हैं, है ना, कि एक बार हमारा दिल धड़का। ठीक है, ये हो गया हार्ट बीट। अब हार्ट रेट क्या होती है? रेट होती है वो सारी बीट्स एक मिनट में कितनी बार बीट कंप्लीट की उसने, है ना। एक मिनट में कितनी बार धड़का, मतलब जो एक मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, तो वो क्या होती है? हार्ट रेट होती है। वो क्या होती है? हार्ट रेट। और बीट क्या होती है? एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर भाई पल्स रेट क्या होती है? पल्स रेट को अपन क्या करते हैं, ऐसे दोनों को सेम सेम यूज कर लेते हैं, पर जबकि पल्स रेट क्या होती है कि जो आर्टरी, देखो यहाँ पे हार्ट ने ब्लड को पंप कर दिया, ब्लड पंपिंग के एओर्टा से पूरे शरीर में जाता है। तो जो हम कहाँ से देखते हैं, ब्रेकियल आर्टरी या रेडियल आर्टरी से। तो आर्टरी में जो टेक्टाइल सेंसेशन होता है, मतलब आर्टरी में ये ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसकी वॉल से जो प्रेशर जनरेट होता है, जो ऐसे, क्योंकि ब्लड कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है ना, मतलब आर्टरी से जैसे यहाँ से ये ब्लड गया तो ये ऐसे हो जाती है, क्योंकि वो इलास्टिक होती है। फिर उसके बाद ये ऐसे हो जाएगी, फिर ब्लड ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर नॉर्मल, फिर ये ब्लड ऐसे। तो ये जो टेक्टाइल आर्टेरियल पाल्पिटेशन होती है ना, जो अपन हमारी नेक पे या रिस्ट पे फील करते हैं जब हार्ट बीट होता है, तो वो होती है पल्स रेट। तो पल्स क्या है? कोई टेक्टाइल आर्टेरियल पाल्पिटेशंस, मतलब जो आर्टरी में जो टेक्टाइल मूवमेंट होता है ब्लड का और जिसको अपन फील करते हैं, वो पल्स है। ठीक है, तो तीनों का मतलब समझ में आएगा। हार्ट बीट होती है एक कार्डियक साइकिल, मतलब दिल हमारा एक बार धड़का। ठीक है, हार्ट रेट क्या होगी कि एक मिनट में वो कितनी बार धड़का, जैसे 72 हार्ट बीट्स। ठीक है, और पल्स क्या होती है कि हमने आर्टेरियल में टेक्टाइल, मतलब हमने हमारा हाथ, देखो आपके उंगली उस पे रखो, अंगूठे के पास रखो, यहाँ पे रिस्ट पे, तो आपको है ना ऐसे स्टिमुलेशन सुनाई देगा, तो वो होती है पल्स होती है। ठीक है, क्या होती है? पल्स होती है। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था कि कितना एक बीट में कितना ब्लड पंप्ड किया। ठीक है, मतलब जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है? एओर्टा, एओर्टा से पूरे शरीर में जाता है। तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप्ड किया एक बीट में, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट में कितना होता है कि टोटल ब्लड पंप्ड पर मिनट, इसमें कितना है कि टोटल ब्लड पर मिनट कितना ब्लड पंप किया। और स्ट्रोक वॉल्यूम में पर बीट, एक बीट में, है ना। ये तो हम, मैं आपको कब से बता रही हूँ कि कार्डियक आउटपुट कितना होता है। तो अब कार्डियक आउटपुट क्या है? पर मिनट, तो मतलब पूरे एक मिनट का निकालना है। तो एक मिनट में कितनी बीट होती है? हार्ट रेट के बराबर। ठीक है, और एक बीट में कितना ब्लड जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम के बराबर। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी अच्छे से बता दिया है। ठीक है, आप कुछ स्टैंडर्ड रेज देखते हैं कि बीट पर मिनट है ना, किसकी कितनी होती है। तो न्यू बॉर्न रहती है उसकी 100 से 160 होती है। क्यों? क्योंकि वो नया नया पैदा हुआ है बेचारा, अभी उसको इस इन्वायरमेंट से कंपनसेशन करना है, तो उसके मेटाबॉलिक नीड्स ज़्यादा होती है, इसीलिए उसकी बीट्स पर मिनट 100 से 160 होती है। चिल्ड्रन फिर 1 से 10 की रेंज वाले रहते हैं, फिर उनकी कम होती जाती है, 70 से 120 के बीच में होती है उनकी। जैसे जैसे वो ग्रो होते जाएंगे वैसे वैसे वो कम होती जाएगी। ठीक है, सेडेंट्री अडल्ट, जो अडल्ट हमें, वो 60 से 100 के बीच में होती है, मोस्टली 72 75 इतनी होती है ना, ये नॉर्मल क्लिनिकल रेंज है। एथलीट की 40 से 60 होती है, एथलीट की कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि भाई उनकी जो हार्ट मसल है ना, वो अच्छे से एफिशिएंट होती है, वो है ना क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी मसल्स क्या होती है? बहुत स्ट्रांग होती है, एफिशिएंट होती है। तो क्या करती है वो? एक बार में अच्छा खासा ब्लड है ना पंप्ड आउट कर देते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप आउट कर देते हैं, उनके कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा ब्लड जाता है, तो ऑब्वियसली बॉडी को ज्यादा हार्ट बीट करनी ही नहीं पड़ती है। ठीक है, उसको उनको बस एक बार में अच्छा खासा ब्लड मिल जाता है, इसीलिए इनकी कम होती है। ओके, टेकीकार्डिया क्या होती है? अगर मान लो 100 बीट पर मिनट से भी ज्यादा अगर हमारी हार्ट रेट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं टेकीकार्डिया। और जिसकी 60 से कम हो जाती है उसको बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल फिजियोलॉजी वाली बात कि 100 बीट से ज्यादा अगर हार्ट धड़कने, ज्यादा बीट करने लग जाएगा, तो टेकीकार्डिया, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाती है, इसको टेकीकार्डिया बोलते हैं। ब्रेडीकार्डिया जिसमें 7 बीट पर मिनट से कम हो जाती है। ठीक है, 60 से भी कम हो जाए,
ओके, एथलेटिक के केस को एक्सेप्शन मान लो, बाकी नॉर्मल लोगों के लिए। ठीक है, अब ये हार्ट रेट है ना, ये स्टैटिक नहीं होती भाई, हमेशा जरूरी नहीं है कि भाई 70 है तो 70 ही करेगी, 80 है तो 80 ही करेगी, बदलती रहती है ना। हमारे इन्वायरमेंट और इंटरनल केमिस्ट्री के हिसाब से ये बदलती रहती है। कैसे? जब अपन एक्सरसाइज करते हैं, मान लो है ना, एक्टिविटी लेवल पर एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड रहती है, इसलिए हार्ट रेट बढ़ जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई हो सके। ठीक है, टेम्परेचर में देखो, अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो हार्ट है ना ज़्यादा से ज़्यादा पंप करता है, फास्टली हार्ट पंप होता है। क्यों? ताकि वो जो हीट है ना वो स्किन से बाहर निकाल सके। जो हमारे अंदर जो हीट जनरेट होती है, जो ये टेम्परेचर की वजह से, उस हीट को उसको बाहर निकालना है। तो वो हीट बाहर कैसे निकलेगी? वो ज़्यादा से ज़्यादा पंप आउट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट करेगा, तो उसके थ्रू वो बाहर, स्किन के थ्रू वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इमोशंस, जब हमारे इमोशन मतलब जब हम स्ट्रेस, जब हमें स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है, घबराहट सी होती है, या फिर बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, तो ये क्या करता है? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। कौन सा रेस्पॉन्स? फाइट, या तो लड़ो या फिर भागो, ये वाला रेस्पॉन्स करता है। और इस जब फाइट और फ्लाइट कंडीशन रहती है बॉडी की, तब क्या सीक्रेट होता है भाई? तब एड्रिनल मेडुला से हमारा एड्रिनेलिन या नोर एड्रिनेलिन सीक्रेट होता है। और ये क्या करता है? एड्रिनेलिन ये क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है। क्या करता है? ये हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो जब स्ट्रेस, घबराहट या फिर बहुत ज्यादा खुशी हो, तब एड्रिनलिन सीक्रेट होता है और वो हार्ट रेट को क्या करते हैं? बढ़ाता है। ठीक है, मेडिकेशंस, हमने कोई ऐसी दवाइयां ले ली जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? हार्ट में दो रिसेप्टर होते हैं, एक होते हैं M2 रिसेप्टर, है ना, एक होते हैं M2 रिसेप्टर और एक होते हैं बीटा रिसेप्टर। ठीक है, बीटा रिसेप्टर, इसमें भी शायद ये बीटा 1 ज्यादा रहता है और बीटा 2 लंग्स में ज्यादा रहता है। ठीक है, आप बीटा रिसेप्टर याद करो। तो ये क्या करते हैं? इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, और जब ये रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं तो ये क्या करता है? हार्ट रेट को स्लो कर देता है। ठीक है, और कुछ स्टिमुलेट्स रहते हैं जो हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कि कैफीन और सर्टेन कोई भी डीकंजेस्टेंट, ये क्या करते हैं? स्पीड अप कर देते हैं, मतलब इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारी, अगर डिहाइड्रेशन के टाइम पे हमारा क्या होता है? बीपी कम हो जाता है। ठीक है, अगर बीपी, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाती है। तो ब्लड वॉल्यूम कम, तो कम कम खून आएगा ना हार्ट में, है ना, मतलब इंफीरियर वेना के बाद ब्लड ही कम लेकर के आएगी, तो पंप भी ब्लड कम ही हो गया, तो हार्ट रेट बेचारा, हार्ट को ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। मतलब जितना हो सके उतना काम करेगा ये, कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड को मैं पंप आउट करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड आ सके। ठीक है, तो भाई समझ में आ गया कि नॉर्मल, यहाँ से दोबारा बताती हूँ, एक हार्ट बीट क्या होती है? एक कार्डियक साइकिल में हार्ट धड़कता है, उसको हार्ट बीट बोलते हैं। और 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट हुई उसको हार्ट रेट बोलते हैं। और पल्स क्या होती है? जो आर्टरी से पल पे, जैसे कि रेडियल आर्टरी या ब्रेकियल आर्टरी में हम हमारी उंगली रखते हैं तो हमें पाल्पेशन होता है ना। तो जो टेक्टाइल स्टिमुलेशन होता है, वो वो उसको बोलते हैं पल्स। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? 1 बीट में कितना ब्लड पंप्ड आउट किया। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट होता है कि 1 मिनट में कितना ब्लड गया। तो अपन क्या करेंगे? जो 1 बीट में जितना होता है इंटू टोटल बीट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 बीट में कितना ब्लड जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम के बराबर। और टोटल बीट्स कितनी होती है? हार्ट रेट, है ना। अब न्यू बोन्स में ज्यादा मेटाबॉलिक नीड होती है, इसलिए उनकी हार्ट रेट ज्यादा होती है, 100 से 160 होती है। चिल्ड्रन जो रहते हैं जैसे जैसे ग्रो होते हैं, कम होती जाती है, उनकी 70 से 120 होती है। नॉर्मल एडल्ट के 60 से 100 होती है। और एथलीट की कम क्यों होती है? क्योंकि उनके हार्ट रेट, हार्ट मसल्स बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है, तो वो एक बार में अच्छा खासा ब्लड को पंप कर देती है। टेकीकार्डिया, अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो जाए तो टेकीकार्डिया, और 1 मिनट में 60 बीट भी कंप्लीट ना हो पाए, मतलब उससे कम हो जाए, तो ब्रेडीकार्डिया होती है। जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तो मसल को ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, इसलिए हार्ट रेट बढ़ जाती है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हार्ट ज्यादा ज्यादा फास्ट करता है ताकि वो हीट को स्किन के थ्रू बाहर निकाल सके। जब स्ट्रेस या घबराहट या फिर खूब बहुत ज्यादा खुशी होती है, तब फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन ज्यादा सीक्रेट होता है और ये हार्ट रेट को बढ़ाता है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? हार्ट रेट को कम करते हैं। कुछ स्टिमुलेंट जैसे कैफी और डीकंजेस्टेड लेते हैं तो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। अगर लो ब्लड वॉल्यूम होगा तो हार्ट को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ओके, अब देखते हैं अब हार्ट रेट का रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। इसका भी वही है, देखो, न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू होता है, केमिकल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर,
टेम्परेचर की वजह से और कॉर्टिकल इन्फ्लुएंस जैसे कि मेडुलर कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, ये सारा इसी का इनकी वजह से होता है। अब सबको पहले एक एक देते हैं। नर्वस सिस्टम की वजह से देखो क्या होता है। न्यूरल रेगुलेशन में हमारे कौन करेगा, ऑटोनोमिक करेगा ना। सोमेटिक क्या होता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार चलता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम तो क्या होता है, वॉलेंट्री होता है ना। क्या होता है, ये तो वॉलेंट्री होता है। और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम दो टाइप में होता है, एक सोमेटिक होता है और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। फिर ऑटोनोमिक के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपेथेटिक। और पैरासिम्पेथेटिक मैंने क्या बोला था, जब हम रिलैक्स पोजीशन पे रहते हैं, जैसे सोते रहते हैं, आराम करते रहते हैं, तब हमारा कौन सा ब्रेन एक्टिव रहता है, पैरासिम्पेथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो उस टाइम पे क्या होता है, सारी जो भी एक्टिविटी रहती है वो लो लो रहती है, क्योंकि शरीर को उतनी जरूरत होती नहीं थी, आराम के कंडीशन में रहता है वो। और सिंपैथी मतलब क्या होता है, किसी को सांत्वना देना या फिर कोई कंडीशन में ऐसे उसको उससे बातें करना। तो अब सिंपैथेटिक कब होगा, जब हमारी कंडीशन ऐसी होगी कि हमें फाइट और फ्लाइट या फिर स्ट्रेस हो गया है या फिर घबराहट हो रही है, तब क्या होगा, हमारे बॉडी को सारी एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है। तो देखो, कार्डियक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेडुला ओब्लेगेंटा में। और वो भी दो सेंटर होते हैं, एक कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर होता है जिसको कौन स्टिमुलेट करता है, वेगल नर्व। और एक होता है कार्डियो एक्सिलेटरी सेंटर होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तब ये होता है। अब देखो कैसे। देखो, जब पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन होता है, मतलब हम रेस्ट वाली कंडीशन में है ना, इस टाइम पे क्या होता है, तो उसमें क्या कौन सी होती है, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। और वेगस नर्व क्या करती है, वेगस नर्व है ना, हार्ट में जाकर के एसिटाइल कोलिन रिलीज करवाती है। क्या रिलीज करवाती है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करवाती है। एसिटाइल कोलिन कहाँ पर बाइंड होता है, M2 रिसेप्टर पे। कहाँ पे बाइंड होता है, यहाँ हार्ट पे M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये जो नर्व जारी होगी, तो ये भाई ये स्टिमुलेट होती है। और वेगस नर्व हमेशा क्या करती है, डिप्रेशन का काम करती है, मतलब हार्ट रेट को कम करने का काम करती है। कैसे कम करती है हार्ट रेट को, जैसे ही वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, ये है ना एसिटाइल कोलिन सिक्रेट करवाती है न्यूरोट्रांसमीटर में। फिर एसिटाइल कोलिन कहाँ पे जाता है, M2 रिसेप्टर के पास, हार्ट के पास। और ये M2 रिसेप्टर क्या करता है, जैसे ही M2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, ये है ना ऐसे नोड की जो फायरिंग है ना उसको कम करवा देता है। ठीक है। ऐसे नोड को एक्टिवेट ही नहीं होने देता। जब ऐसे नोड की फायरिंग ही कम हो जाएगी, तो यहाँ से देखो, जब ऐसे नोड एक्टिवेट होता है, इम्पल्स जनरेट करता है, तभी तो क्या होता है कि एट्रियम जो रहता है उसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। और एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, फिर उसके बाद ये एवी नोड को दे देती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को। फिर यहाँ से इम्पल्स जाती है, तो फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तभी तो ब्लड पूरे शरीर में जाएगा। जैसे ये है, क्या बोलते हैं, हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते ही ये क्या करता है कि ये जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड यहाँ से एओर्टा के थ्रू पूरे शरीर में जाता है, तो फिर वो क्या बोलते हैं, तभी ब्लड पंप आउट हो पाएगा। तो ये नहीं हो पाता है। ठीक है। तो वेगस नर्व क्या करती है, ये जाती है यहाँ पर एसिटाइल कोलिन सिक्रेट करती है, एसिटाइल कोलिन M2 रिसेप्टर पे जाते हैं। ये क्या करते हैं, ऐसे नोड की जो एक्टिविटी रहती है उसको फायरिंग रेट को डिक्रीज कर देते हैं। इसकी वजह से अगर ये कम फायर होगा, मतलब इससे इम्पल्स कम जनरेट होगी, तो इसी की इम्पल्स तो एवी नोड में ट्रांसफर होती है, तो एवी कंडक्शन भी कम हो जाएगा। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। और इसकी वजह से हमारी हार्ट रेट, मतलब पंप होना ये कम होगा, तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा सही से, तो बीट्स ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, मतलब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। आया समझ में। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आ गई, भाई घबराहट हो रही है, हार्ट या फिर कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन आ गई, तब हमारा कौन सा ब्रेन एक्टिव होता है, सिंपैथेटिक ब्रेन एक्टिव होता है। कौन सा ब्रेन एक्टिव होता है, सिंपैथेटिक ब्रेन एक्टिव होता है। ये सिंपैथेटिक ब्रेन क्या करता है, कौन सा ट्रांसमीटर शुरू करता है, ये नोर एड्रीनेलिन। कौन सा, नोर एड्रीनेलिन, मतलब नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन, इट्स न्यूरो ट्रांसमीटर। तो नोर एपिनेफ्रिन न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है, सॉरी, नॉर एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, बीटा वन रिसेप्टर होते हैं ना हार्ट पे। यही हार्ट पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, अब हार्ट पे होते हैं यहाँ पर बीटा वन रिसेप्टर होते हैं। ठीक है। ये बीटा वन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। और ये बीटा वन रिसेप्टर क्या करते हैं, इंक्रीज एसे नोड फायरिंग, मतलब ये क्या करेंगे, एसे नोड फायरिंग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, है ना।
जो M2 होते हैं वो तो M2 रिसेप्टर तो डिक्रीज करते हैं और बीटा वन रिसेप्टर क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और इसी वजह से एवी कंडक्शन भी इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ज्यादा ज्यादा ब्लड, ज्यादा एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन होगा, फिर वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो फिर हार्ट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, टेकी कार्डिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो चीजें समझ में आ गई। M2 रिसेप्टर जो रहता है वो तो डिक्रीज करता है ऐसे नोड फायरिंग, मतलब इम्पल्स जनरेट कम करवाता है। और बीटा वन रिसेप्टर जो रहता है वो क्या करता है, वो ज्यादा करवाता है। तो ये हार्ट रेट को बढ़ाता है और ये हार्ट रेट को क्या करता है, कम करता है। तो हमने पहला देख लिया न्यूरल मैकेनिज्म। न्यूरल मैकेनिज्म में क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इसके सेंटर कहाँ पे होते हैं, मेडुला ओब्लोगेंटा में होते हैं। दो सेंटर होते हैं, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, कार्डियो एक्सिलेटरी सेंटर। इनहिबिटरी किसके द्वारा होता है, वेगल नर्व के द्वारा, और एक्सिलेटरी सिंपैथेटिक सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, रिफ्लेक्स रेगुलेशन, है ना। तो इसमें होते हैं, रिफ्लेक्स में कौन काम करता है, बेरो रिसेप्टर काम करते हैं। कौन काम करता है, बेरो। बेरो मतलब समझते हैं, जो प्रेशर को हैंडल करते हैं, बेरो होते हैं। जैसे बेरोमीटर क्या होता है, जो प्रेशर को डिटेक्ट करता है ना, प्रेशर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो जहां पर भी बेरो आएगा वहां पे बीपी वाला आएगा, वहां पे हार्ट रेट नहीं आएगी, वहां पे बीपी वाला आएगा। ठीक है, देखो बेरो रिसेप्टर, अब बेरो रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, ये एओर्टा की आर्च है, ये आर्टरी है ना हमारी बड़ी, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी, एओर्टा। उसकी आर्च होती है, उसमें ब्रांचेस होती है, तो उस आर्च में प्रेजेंट होते हैं एक तो ये। ठीक है, बेरो रिसेप्टर एओर्टिक आर्च में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ये कैरोटिड साइनस होते हैं ना यहाँ पे, एओर्टा के आर्च से ही लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी ये जा रही है। तो ये कैरोटिड आर्टरी भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना, फिर इसी से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पे साइनस से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इधर से वेगस नर्व जाती रहती है। तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड साइनस में और आर्च ऑफ एओर्टा में प्रेजेंट होते हैं। अब ये कैसे करते हैं, जैसे ये अब हमने ब्लड किसको देते हैं, अपन एओर्टा को तो देते हैं। जैसे ये वेंट्रिकल है, ये पंप, ये कॉन्ट्रेक्शन करता है, तो इससे ब्लड पंप किस में होता है, आर्टरी में, ये एओर्टा में ब्लड पंप होता है। अब इसमें ब्लड जाता है, तो अगर मान लो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड एकदम से आया, बहुत ज्यादा तो वॉल देखो, यहाँ पे ब्लड मूव करता है, तो ब्लड इस पे लगेगा, तो इसकी वॉल है वो भी तो प्रेशर जनरेट करती है ना। तो जो प्रेशर जनरेट करती है वही क्या बोलते हैं अपन, ब्लड प्रेशर। आर्टरी के वॉल ने ब्लड के अगेंस्ट कितना प्रेशर जनरेट किया, वही हमारा क्या होता है, बीपी होता है। और बहुत तेजी से अगर ब्लड आया और बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा रहेगा, तो वो क्या करेगा, जैसे ही बीपी ज्यादा होगा तो बेरो रिसेप्टर है ना, स्टिमुलेशन हो जाएगा। बेरो रिसेप्टर को, ये कहाँ पे रहते हैं, इसके वॉल पे तो प्रेजेंट रहते हैं, तो बेरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। बोलेंगे भाई बहुत तेजी से ब्लड आ रहा है, अगर इतनी तेजी से ब्लड, मैंने तो झेल लिया क्योंकि मैं तो आर्टरी हूँ, मैं तो बड़ी वाली आर्टरी हूँ, है ना। पर इतने ही प्रेशर से बेचारी जो छोटी छोटी कैपिलरीज है उन पे ब्लड जाएगा, तो वो इतने प्रेशर को तो कर ही नहीं पाएगी, वो तो बहुत डेलिकेट होती है, वो तो रप्चर हो जाएगी। और रप्चर हो जाएगी तो भाई इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बेरो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो बेरो रिसेप्टर के बगल से क्या जा रही है, वेगस नर्व जा रही है। तो ये क्या करेंगे, वेगस टोन को एक्टिवेट करेंगे। तो वेगस क्या करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है, तो हमारे पास बीपी ऑलमोस्ट ही कम हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, पहले वेरो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, वेरो रिसेप्टर फिर क्या करते हैं, वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं, तो ये हार्ट रेट को कम कर देती है, इसीलिए हमारा बीपी भी कम हो जाएगा। ठीक है, और जब बीपी कम होता है तो ये क्या करते हैं, तब ये हार्ट रेट को उसके पास नहीं जाते, तब ये जाएंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास जाएंगे। ठीक है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेंटेन्स मोमेंट टू मोमेंट बीपी स्टेबिलिटी, तो ये हमारे हर मोमेंट में बीपी को स्टेबल करने का काम करता है। हमें लगता है हमारे शरीर के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, पर कुछ गड़बड़ भी होती है ना, तो पहले हमारी बॉडी ही उसको क्या कर लेती है, बैलेंस आउट कर लेती है, हमको पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, तो बैरो रिसेप्टर समझ में आ गया। अब देखते हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, ये भी एक एट्रियल रिफ्लेक्स है, मतलब एट्रियम के थ्रू होता है। कैसे होता है, मान लो स्टिमुलेशन कैसे होता है इसका, कि वीनस रिटर्न ज्यादा आ रहा है ना, मतलब शरीर से ब्लड है ना बहुत ज्यादा आता है, इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेकर के आती है ना एट्रियम में। ठीक है, कहाँ पे लेकर के आती है, एट्रियम में। तो वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड लेकर के आएगी, तो क्या होगा कि जो एट्रियम में, एट्रियम की वॉल में है ना, ये जो एट्रिया है इसकी वॉल में क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं राइट एट्रियम में। कहाँ पर होते हैं, राइट एट्रियम में, है ना। अब आप बोलोगे कि भाई लेफ्ट एट्रियम में क्यों नहीं है, देखो ना, होते नहीं होते पता नहीं, पर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, लंग से आता है, जितना भेजा उतना ही वो प्योरीफाई करके लेके आता है ना। यहाँ पर आता है ये पूरे शरीर से। तो ये जो लेफ्ट क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर इंक्रीज हो जाएंगे। जब स्ट्रेच रिसेप्टर इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है कि ये ना भाई ब्लड ज्यादा आया है ना,
ब्लड ज्यादा आया है तो ज्यादा पंप भी करना पड़ेगा, है ना, ज्यादा ब्लड आया तो ज्यादा पंप आउट करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करते हैं वेगस वाला जो भी है, क्योंकि वेगस क्या करे, वो तो हार्ट रेट को कम करती ना। उसको बोलते हैं भाई तू अभी डिप्रेस हो जा, तू अभी इनहिबिट हो जा, अभी तू काम पे मत आ। अगर तूने काम किया और तूने हार्ट रेट कम कर दी तो इतना सारा ब्लड आया है उसको मैं बाहर कैसे भेजूं, अंदर थोड़ा ना रखना है मेरे को। तो ये क्या करते थे, इनहिबिशन ऑफ वेगस। वेगस का क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। और वेगस जब इनहिबिट होती है तो हमारे पास नॉर्मली दूसरा सिस्टम जनरेट होगा, तो हार्ट रेट को क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा, हार्ट रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, आ गई बात समझ में कि एट्रियल स्ट्रेच इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एट्रियम की वॉल पर जो हमारे पास जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये स्ट्रेचिंग ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा ब्लड आएगा, तो वेगस को वही कम कर देंगे और हार्ट रेट को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये वीनस कंजेशन होने से बचाता है। किससे बचाता है, वीनस कंजेशन। वीनस कंजेशन मतलब जो वेन है वो ब्लॉक नहीं हो पा रही, वेन है ना, कंजेशन, कंजेशन मतलब समझ जाते हैं, रुक नहीं पा रही, मतलब उसमें कंजेशन क्या होता है कि बहुत रुक जाना, एक ही जगह पे बहुत ज्यादा ब्लड हो जाएगा तो उसमें से ब्लड है ना, क्या बोलते हैं, मूव ही नहीं कर पाएगा। तो कंजेशन नहीं होना मतलब उसमें रुकावट पैदा नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा ब्लड लेके आ रही ना, तो ज्यादा से ज्यादा पंप आउट कर देंगे, हार्ट रेट को बढ़ा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कीमो रिसेप्टर कब एक्टिवेट होते हैं, जब हमारे पास CO2 बढ़ जाता है। CO2 क्या होती है, मैंने कल बताया था आपको, CO2 होती है एसिडिक। क्या होती है ये, एसिडिक होती है CO2। ठीक है, तो ये क्या होती है, जब ये बढ़ती है तो हमारे शरीर में क्या होती है, पीएच भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और CO2 बढ़ेगी तो अपने आप ऑक्सीजन कमी होगी, तभी तो CO2 बढ़ी है ना, क्योंकि दोनों कहाँ पे होती है, हीमोग्लोबिन से तो बाइंड होते हैं। तो CO2 बढ़ते शरीर में एसिडिटी बढ़ जाएगी, पीएच कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो माइल्ड हाइपोक्सिया में तो क्या होगा भाई, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन CO2 को बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को लेना है, तो वो ब्लड को ज्यादा ज्यादा पंप आउट करेगा, तो पल्मोनरी वेन ज्यादा, पल्मोनरी आर्टरी ज्यादा ज्यादा लंग तक लेके जाओ, है ना, और लंग से ताकि वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आओ। ठीक है, एक तो ये माइल्ड हाइपोक्सिया में होता है। ठीक है, जब हमें शुरुआती दौर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, तब होता है। पर मान लो सीवियर हाइपोक्सिया हो गया, मतलब शरीर में ऑक्सीजन की क्रिटिकल कंडीशन कम हो गई, मतलब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई। तो अब ब्रेन वगैरह भी बेचारे कब काम करते हैं, जब ऑक्सीजन जाता है ब्रेन, अब ब्रेन में ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी। अब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसके जो सेंटर्स है वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएंगे बेचारे, है ना। क्या नहीं हो पाएंगे, जो सेंटर्स है वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएंगे। एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा कि, है ना, देखो इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट क्या होगा कि पोटेशियम बढ़ जाएगा, है ना। पोटेशियम बढ़ते ही क्या होता है कि पोटेशियम का काम क्या होता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करना। क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करना। तो क्या हो जाएगी हमारी ब्रेडी कार्डिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्रेडी कार्डिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो जैसे ही सीवियर हाइपोक्सिया होता है ना, तो हमारा हार्ट का पेस मेकर एसएनओड है ना, वो भी किस पर डिपेंड होता है, वो ऑक्सीजन पर ही डिपेंड होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिगर ही नहीं हो पाता है वो। ट्रिगर नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या, वो एसएनओड फायरिंग ही नहीं हो पाएगी, इम्पल्स जनरेट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर वो इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाएगा तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, या फिर जो सीवियर हाइपोक्सिया है तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन स्टेम है ना, बेचारे ब्रेन तक ही ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो मेडुला जो है, मेडुला ओब्लोंगेटा, वो खुद ही डिप्रेस हो जाएगा, है ना, वो खुद ही एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। अगर वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो उसका जो वेगल सेंटर है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, और वेगस नर्व क्या करती है, हार्ट रेट को कम कर देती है। क्या करती है, हार्ट रेट को कम कर देती है। तो जो हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ना फेलियर हो जाता है, मतलब वो सही से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, दोबारा बताऊं, दोबारा एक बार फिर बताती हूँ, देखो। हम्म, देखो माइल्ड हाइपोक्सिया होगा तब तो हमारा शरीर कॉम्पनसेट कर देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, काम चल जाएगा। ठीक है, पर सीवियर हाइपोक्सिया में क्या होगा, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा सीवियर कमी हो गई। ठीक है, तो ब्रेन को बेचारे को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो ब्रेन में जो मेडुला ओब्लोंगेटा है, वहां के सेंटर है वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएंगे। वो एक्टिवेट नहीं हो जाएंगे, मेडुला ओब्लोंगेटा एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, तो क्या होगा, जो वेगस नर्व है वो एक्टिवेट हो जाएगी। वेगस नर्व क्या करती है, हार्ट रेट को और ज्यादा कम कर देगी।
ठीक है। दूसरी बात, और ऑक्सीजन जो ऐसे नोड है जो हमारा हार्ट का पेस मेकर है वो भी किस पे रहता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट ही तो रहता है। तो हमारी मायोकार्डियल सेल मतलब हार्ट की जो मसल्स है उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे नोड क्या होता है, ये खुद डिप्रेस हो जाएगा। अगर ये डिप्रेस हो जाएगा तो इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाएगी, अगर इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि हमारी हार्ट रेट भी कम हो जाएगी। ठीक है। और क्या होगा कि और ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट क्या होगा कि पोटेशियम ज्यादा बढ़ जाएगा। पोटेशियम क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा पोटेशियम क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है। पोटेशियम आयन क्या कम करता है, हार्ट रेट को कम कर देता है, तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। और अगर सीवियर हाइपोकेलेमिया हो गया ना, कभी किसी ने कभी आप जैसे एबीजी क्यों करवाते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट को देखने के लिए करवाते हैं, CO2 ऑक्सीजन की उसको देखने के लिए। उसमें कभी अगर किसी पेशेंट के सीवियर हाइपोकेलेमिया मतलब पोटेशियम है ना, वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है ना, तुरंत ही वो क्या कहाँ चला जाता है, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, तुरंत पेशेंट किस में चला जाता है, कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। ठीक है। और अब कैल्शियम, फिर उसके बाद हमारा शरीर मान लो कैल्शियम सीक्रेट करेगा, तो कैल्शियम हार्ट रेट को, कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और अगर कैल्शियम की वापस कमी हो गई तो ये एक्साइटेबिलिटी को कम कर देगा। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट होंगे। इसीलिए सीवियर हाइपोक्सिया में क्या होता है, सीवियर हाइपोक्सिया में डिक्रीज हार्ट रेट होती है सीवियर वाले में, और माइल्ड में तो इंक्रीज कर लेता है। ठीक है। हार्मोन रेगुलेशन में क्या होता है, देखो केटाकोलामाइंस जो एड्रिनल मेडुला से कौन सा, एड्रिनिन नॉर एड्रिलिन, ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। तो ये अभी इस पेज में हमने क्या क्या देखा, इस पेज में देखा सबसे पहले हमने बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। बेरो मतलब जो प्रेशर को वो मेजर करते हैं, तो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स कहाँ पर होता है, बेरो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड साइनस में, एओर्टिक आर्च में, ये एओर्टिक की आर्च है, ये कैरोटिड साइनस है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये। जब बीपी बढ़ जाता है तब हमारे बेरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, और ये क्या करते हैं, इसके बगल वाली जो वेगस नर्व है इसको एक्टिवेट करके बोलते हैं भाई बीपी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड आ रहा है, हार्ट रेट को कम करो। तो वेगल टोन बढ़ जाएगी, वेगल टोन क्या करती है, हार्ट रेट को कम कर देती है। ठीक है। ऐसे जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये बोलता है कि भाई ये तो बहुत ही कम ब्लड प्रेशर है, अपन को इस ब्लड प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सिंपैथेटिक नर्व के पास चले जाते हैं ये बेरो रिसेप्टर, और उसको बढ़ा देते हैं उसकी एक्टिविटी को, तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये हमारा मोमेंट टू मोमेंट बीपी को स्टेबल करते हैं। एक होता है बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, एट्रियल रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं इनको, एट्रियल रिफ्लेक्स बोलते हैं इनको। कब होता है, जब वीनस रिटर्न ज्यादा हो जाता है, मतलब विद इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा ब्लड ज्यादा लेकर के आ रही है हार्ट में, तो क्या होता है कि राइट एट्रियम में स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वेगस नर्व को इनहिबिट कर देंगे और बोलेंगे भाई हार्ट रेट को बढ़ाना है, तो ये हार्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कीमो रिसेप्टर कब एक्टिवेट होते हैं, जब CO2 बढ़ा रहता है। CO2 बढ़ेगा तो CO2 क्या होती है, एसिडिक नेचर होती है, तो pH कम हो जाती है, और CO2 बढ़ेगी तो ऑक्सीजन भी वैसे अपने आप कम होगी। सही। तो माइल्ड में तो हार्ट रेट को बढ़ाता है, और सीवियर होगा उसमें हार्ट रेट को कम करता है। ठीक है। केमिकल रेगुलेशन देखते हैं। केमिकल रेगुलेशन में इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट क्या होता है कि जो पोटेशियम जो रहता है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है ना, और बहुत ज्यादा सीवियर हाइपरकेलेमिया हो गया तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और कैल्शियम जो रहता है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी बढ़ाता है। डिक्रीज कैल्शियम डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी करता है। हार्मोनल रेगुलेशन में देखो एड्रिनल मेडुला है, उससे एड्रिनलिन नोर एड्रिनलिन सिक्रेट होता है, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, कंडक्शन वेलोसिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, ये इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। ये किसके सेंसिटिव होती है, केटाकोल अमाइंस के, मतलब एड्रेनलिन नोर एड्रेलिन के, किसके सेंसिटिव होती है ये, एडीआर के और नोर एड्रीआर के, है ना। तो नोर एड्रेनलिन और एड्रेलिन ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो टेकिकार्डिया हो जाता है जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हाई थायराइड हार्मोन सीक्रेट होते हैं। टेम्परेचर का क्या रोल है भाई, फीवर में टेम्परेचर बढ़ता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है ना तो 10 बीट्स पर मिनट बढ़ जाती है। ठीक है। टेम्परेचर कम होगा तो हार्ट रेट कम हो जाती है। हायर सेंट्रल इन्फ्लुएंस कैसे, जैसे हाइपोथैलेमस सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस किसको करता है, इमोशन को, फियर को, एंजाइटी, एक्सरसाइज, पेन। तो जब हमारे पास इमोशन या फिर हमें घबराहट जैसी होगी तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, और उसी टाइम पे फिर हमारे क्या होते हैं, केटाकोलामाइंस मतलब एड्रेनलिन और एड्रेलिन ये एक्टिवेट होंगे, ये हार्ट रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हमने देखा। हार्ट रेट क्या होती है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट होती है। नॉर्मल कितनी होती है, 60 से 100 के बीच में होती है। एथलीट्स की कम क्यों होती है, क्योंकि उनकी मसल से ना, हार्ट मसल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, मतलब एक बार में ही अच्छा खासा ब्लड पंप आउट कर देती है, मतलब उनके स्ट्रोक वॉल्यूम है ना वो ज़्यादा होती है, मतलब ब्लड पंप है ना वो ज़्यादा करता है, इसीलिए हार्ट रेट कम हो जाएगी तो कार्डियक आउटपुट इनका क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है। ऐसे नोड है, ये इम्पल्स जनरेट करता है तभी आगे वो जा पाती है। इंक्रीजिंग रेट 100 से 100 पर मिनट। ठीक है। वेगल टोन से, अगर हमारे पास वेगल टोन होगा 72 पर मिनट। इंक्रीजिंग रेट तो इतनी होती है पर वेगल टोन उसको 72 में बनाए रखती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास देखते हैं न्यूरल रेगुलेशन में मेडुला ओब्लांगेटा होता है, फिर इसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में तो क्या होता है, ऐसे नोड फायरिंग है ना वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब इम्पल्स ज़्यादा ज़्यादा भेजेगा तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ा देता है ये, क्योंकि ऐसे नोड फायरिंग में सिंपैथेटिक में कौन सा रिसेप्टर होता है, बीटा 1 रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, नोर एड्रीनलिन जो रहता है वो न्यूरो एक्टिवेट होता है, वो बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और ये ऐसे नोड की इम्पल्स को इंक्रीज कर देता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। ठीक है। पैरासिम्पेथेटिक रिलैक्स वाली कंडीशन में कौन सा, वेगस नर्व होती है वो क्या सिक्रेट करती है, वेगस नर्व एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करवाती है। एसिटाइल कोलिन किस पे जाता है, M2 रिसेप्टर में। M2 रिसेप्टर क्या करते हैं, ऐसे नोड को डिप्रेस कर देते हैं, मतलब उसके इम्पल्स को जनरेट कम करते हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली हार्ट रेट कम हो जाएगी। ठीक है। रिफ्लेक्स में बेरो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड और एओर्टिक साइनस में, सॉरी कैरोटिड साइनस में, एओर्टिक आर्च में। क्या करते हैं अगर ज्यादा बीपी होगा तो वेगस नर्व को बोलेंगे भाई कम करो, और कम बीपी होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोलेंगे भाई ज्यादा करो। ठीक है। बेन ब्रिज रिफ्लेक्स ये कहाँ पर होता है, एट्रियम की जो वॉल होती है, राइट एट्रियम की वॉल पे ये स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वीनस रिटर्न, मतलब वेना के बाद ज्यादा ब्लड लेकर के आती है ना, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ज्यादा ब्लड पंप आउट करवाते हैं। कीमो रिसेप्टर, अगर CO2 ज्यादा हो जाती है, एसिडिटी हो रही है हमारे में, तब क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रो पोटेशियम जो रहेगा, कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर वो जाकर के ब्रेन को सिग्नल देंगे, फिर ब्रेन उसी तरह काम करेगा। ठीक है। केमिकल फैक्टर में देखो, अब पोटेशियम जो रहता है वो हार्ट रेट को कम करवाता है, कैल्शियम जो रहता है वो हार्ट रेट को ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा, ये तो नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हार्मोनल में देखो, एड्रिनलिन और एड्रिनल मेडुला से होते हैं, ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन रहते हैं थायराइड ग्लैंड में, ये भी हार्ट रेट को बढ़ाता है। ठीक है। टेम्परेचर जो रहता है उसकी वजह से हार्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ती है, जैसे फीवर में हार्ट रेट बढ़ जाती है। हाइपोथेरेमिया मतलब टेम्परेचर कम तो हार्ट रेट भी कम हो जाती है। हायर सेंटर जैसे हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये क्या करते हैं, इमोशन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, पेन कंडीशन में एक्टिवेट होते हैं, फिर उसी हिसाब से हमारे हार्ट रेट को बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक है। समरी में क्या है कि अगर ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है तो हमारी 100 से 100 पर मिनट हो जाती है, पर वेगस टोन उसको क्या करती है, डिप्रेस करके रखती है, मतलब रेस्टिंग वो कितने पे बना के रखती है, 72 बीट्स पर मिनट पे बना के रखती है। ठीक है। सिंपैथेटिक मतलब दुख का साथी, ये हार्ट रेट को बढ़ाता है। पैरासिम्पैथेटिक मतलब रिलैक्स वाली कंडीशन, उसमें हार्ट रेट कम करता है ये। और फिर वो रिफ्लेक्स हार्मोन, ये फाइन रेगुलेशन होता है जो मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है। तो ये था हमारा हार्ट रेट और उसके